स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं मुगल वंश के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमने देखा था कि 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और जो औरंगजेब था ये मुगल वंश का अंतिम, इसको हम कह सकते हैं कि शक्तिशाली शासक था। इसके बाद जो भी शासक बने वो इतने पावरफुल नहीं थे, वो मुगल सत्ता को संभाल नहीं पाए। और हम देखेंगे कि किस तरह से 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल वंश है वो पूरी तरह से बिखर गया था, ताश के पत्तों की तरह। और उसके बाद में जितने भी बादशाह बने मुगल वंश में, उनको हम लेटर मुगल्स के नाम से जानते हैं। और इनके ऐसे कोई ख़ास काम नहीं है जिनके कारण कि इनको याद किया जा सके, लेकिन इनके समय की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिसके बारे में हम जानेंगे, जिसमें से कुछ एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है या किसी शासक के बारे में पूछ लिया जाता है। तो उस नज़रिए से हम इसका इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि औरंगजेब के बाद कौन कौन से मुग़ल शासक हुए और किस किस ने कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास लेटर मुगल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं बहादुर शाह प्रथम। जो बहादुर शाह प्रथम है ये 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक मुग़ल वंश का शासक रहा। और ये जो है औरंगजेब का बेटा था। इसको हम शाह आलम प्रथम या फिर आलम शाह प्रथम के नाम से भी जानते हैं। और ये इतना लापरवाह था कि जो राजकीय काम थे उसके अंदर ज़्यादा रुचि नहीं लेता था। तो इस वजह से इसको हम किस नाम से जानते हैं? शाह बेखबर के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, शाह बेखबर। इसके बारे में इतना ही विशेष है। उसके बाद 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जहांदार शाह मुग़ल बादशाह बनता है। और ये 1712 ईस्वी से लेकर 1713 ईस्वी तक केवल एक वर्ष के लिए शासक रहा। और अब तक हम देख रहे थे कि मुग़ल वंश में जितने भी शासक आ रहे हैं औरंगजेब तक, वो सब योग्य शासक थे। उसमें उनमें क्षमता थी कि वो मुग़ल वंश को संभाल कर रखें। बहादुर शाह प्रथम को भी देखें तो इसने भी काफ़ी हद तक संभाला जब तक ये रहा। इसके बाद जो ये जहांदार शाह था, ये मुग़ल वंश का पहला ऐसा शासक था जो कि अयोग्य था। प्रथम अयोग्य शासक था ये मुग़ल वंश का। और इसे लंपट मूर्ख की उपाधि भी दी गई है। इसको लंपट मूर्ख के नाम से भी जानता है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई दफ़ा आता है कि निम्न में से लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? जहांदार शाह को कहा जाता है। ये इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात है, ये ध्यान रखेंगे आप। इसी तरह ये शाह बेखबर किसे कहते हैं? बहादुर शाह प्रथम को। और लंपट मूर्ख जहांदार शाह को। जहांदार शाह के बाद 1713 ईस्वी में जहांदार शाह की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद मुग़ल बादशाह बनता है फारूक शेर। और ये कब से कब तक रहा फारूक शेर? 1713 से लेकर 1719 तक ये मुग़ल वंश का शासक रहा। कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। जब ये बादशाह था तो आप देखेंगे कि इस समय तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी सत्ता भी मतलब भारत में फैल चुकी है काफ़ी जगहों पर। तो ये फारूक शेर के बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये बस किस लिए आया था? अंग्रेज़ों का उद्धार करने के लिए आया था। तो एक बार क्या हुआ कि जो फारूक शेर है ये काफ़ी बीमार था। इसको एक फोड़ा था, प्राणघातक फोड़ा, जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। तो उस वक्त क्या होता है कि अंग्रेज़ों का एक दूत मंडल इसके दरबार में आता है, फारूक शेर के दरबार में। और किसकी अध्यक्षता में आया था? वो जो दूत मंडल था वो जॉन शर्मन की अध्यक्षता में आता है। इसके अंदर विलियम हैमिल्ट नाम का एक डॉक्टर भी था, सर्जन भी था इसके साथ में। और ख्वाजा सेहुर्द नाम का एक द्विभाषिया भी था। द्विभाषिया क्या होता है? जो कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके बताते हैं उस वक्त। यानी कि ये उर्दू बोल रहे होंगे तो वो ट्रांसफ़र करके लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके बता रहा होगा अंग्रेज़ों को इंग्लिश में, और इंग्लिश को ट्रांसलेट करके उर्दू में बादशाह के लिए। तो ये तीन लोगों का दूत मंडल आया था। तो जब ये जो सर्जन है जॉन हैमिल्ट, इसको पता चलता है कि जो बादशाह है वो प्राणघातक फोड़े से पीड़ित है,
तो ये क्या करता है, उस फोड़े की सर्जरी कर देता है। या यूँ कहिए कि बादशाह को असाध्य रोग था, तो हैमिल्ट जो है उसकी सर्जरी कर देता है। इससे क्या होता है, फारुखशियार जो है वो एकदम स्वस्थ हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो 1717 ईस्वी की बात है। तो 1717 ईस्वी में फिर ये क्या करता है, जो इससे प्रभावित होकर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको क्या करता है, एक अपना मतलब प्रमाण पत्र दे देता है कि जो बंगाल में व्यापार कर रहे हैं उस पर उनको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स फ्री व्यापार की अनुमति दे देता है। तो इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कहा जाता है, उनको इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। अब वो बंगाल जो था उस समय में पूरा परिपूर्ण था धन संपदा से, तो अंग्रेज़ लोग वहाँ पर व्यापार करते थे, और दूसरी व्यापारिक कंपनियाँ भी थी, अन्य यूरोप से आए हुए लोग भी, पुर्तगाली वगैरह सब हुआ करते थे उस वक्त में। तो अंग्रेज़ों को क्या था कि सभी कर देते थे अपने सामान जो ला रहे हैं ले जा रहे हैं वहाँ से, लेकिन अंग्रेज़ों को छूट प्राप्त हो गई थी, तो उनको कर नहीं देना होता था, तो उनको अत्यधिक लाभ होता था व्यापार में। तो इसलिए जो बादशाह फारुखशियार ने जो इनको शाही फरमान दिया था, इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। इसके अंदर क्या दिया था, अंग्रेज़ों को बस एक साल में 3000 रुपये देना होता था, और बदले में क्या मिलता था, बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार का विशेषाधिकार मिल गया था। इसके समय की अन्य दूसरी घटना है 1716 ईस्वी की। इसमें सिखों के धार्मिक नेता थे बंदा बहादुर सिंह। इन पर जोर ज़बरदस्ती की गई कि ये इस्लाम धर्म स्वीकार करें, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। इसलिए दिल्ली में फारुखशियार के समय में ही इसको फांसी दे दी गई। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, आप याद रखेंगे। एक तो क्या था, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान दिया था, और सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दी थी इसके शासनकाल में। तो ये था फारुखशियार। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद फारुखशियार जो है वो 1719 तक शासक रहा। उसके बाद आप देखेंगे रफ़ी उद दाराजात, ये अगला मुग़ल बादशाह बनता है। इसकी शासन अवधि जो है बेहद ही कम है, ये आप देखेंगे कुछ महीने ही हैं, 28 फरवरी से लेकर 4 जून 1719 तक। इस समय जो मुग़ल दरबार है वहाँ पर कोई दो भाई हैं सैयद बंधु, तो उनका हस्तक्षेप काफ़ी बढ़ा हुआ है। वो राजनीति में पूरा मतलब अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वही इनको जो बादशाह सत्ता से हटाते हैं और नए व्यक्ति को सत्ता पर काबिज करते हैं। तो वो उनका राजनीति में पूरा हस्तक्षेप है। तो ये देखेंगे आप 1719 ईस्वी में बस कुछ ही महीनों तक इसने शासन किया। तो ये ऐसा पहला जो है बादशाह था मुग़ल वंश का जिसने बहुत ही कम समय तक शासन किया था। इसके बाद अकबर द्वितीय, जो कि बाद में आएगा, अकबर द्वितीय, उसका पुत्र है नेक्सियर। तो उसके जो अकबर द्वितीय का बेटा है नेक्सियर को, जो सैयद बंधु बता रहा हूँ, उसको सम्राट घोषित कर दिया जाता है और आगरा की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। और जो ये रफ़ी उद दाराजात है, इसकी मृत्यु जो है वो टीबी के कारण हो जाती है बाद में। रफ़ी उद दाराजात के बाद रफ़ीउद्दौला मुग़ल वंश का अगला बादशाह बनता है। ये भी केवल 4 महीने तक ही बादशाह रहा, जून से लेकर सितंबर तक। 1719 की ही घटना है। और इसकी 2 उपाधियाँ थी, शाहजहाँ शानी और शाहजहाँ द्वितीय के नाम से भी इसको जाना जाता है। जिस तरह से रफ़ीउद्दाराजात की मृत्यु हुई थी टीबी रोग से, उसी तरह रफ़ीउद्दौला की मौत किससे हुई थी, पेचिस रोग हो गया था, उसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आप देखिए कि 1719 में ही किस तरह से ये सारे जो हैं शासक बदलते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट ईयर बनता है शासक। इसमें ये सब में ये जो बादशाह चल रहे हैं सैयद बंधु जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो 1719 में नेक्स्ट ईयर जो है वो राजगद्दी पर बैठा, और बस इसके बारे में विशेष यही है कि औरंगजेब का पोता था और अकबर द्वितीय का बेटा था। इसके बाद 1719 ईस्वी में ही मोहम्मद इब्राहिम मुग़ल वंश का शासक बना। और किसने बनाया था शासक इसको, ये सैयद बंधुओं का ही हाथ था, 1719 में शासक बना। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1719 में बादशाहों को बनाना और बिगाड़ना किसके हाथ में है, सैयद बंधुओं के हाथ में है। इसलिए सैयद बंधुओं को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है,
बादशाह बनाने वालों के नाम से भी जाना जाता है। बादशाह बनाने वाले भाई कौन? सैयद बंधु। 1719 में देखिए कितने उन्होंने बादशाह चेंज किए हैं। रफ़ीउद्दौला, उसके बाद राजनीति में हस्तक्षेप करके रफ़ीउद्दौला नेक्स्ट ईयर, और बादशाह इब्राहिम, ये सत्ता परिवर्तित कर रहे हैं अपनी। उसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं उसके बाद जो बादशाह बना वो था मोहम्मद रोशन अख्तर। मोहम्मद रोशन अख्तर, इसने 1719 से लेकर 1748 तक ये मुग़ल वंश का बादशाह रहा, और ये कोई अच्छा शासक नहीं था, अयोग्य शासक था। और ये अपने क्या था, भोग विलास में, मदिरा पान में, इनमें लिप्त रहता था, तो इसकी वजह से इसको रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो रंगीला बादशाह है वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं मोहम्मद शाह रोशन अख्तर को, यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला ने एक काम अच्छा किया था कि अपने शासनकाल में जो ये सैयद बंधु थे, जिनको कि बादशाह बनाने वाला कहा जाता है, इनका पूरी तरह से अंत कर दिया था। अब इनका मतलब मरवा ही दिया था, कोई हस्तक्षेप नहीं रह गया था बाद में किसी का राजनीति में। और इसके समय की जो रंगीला की महत्वपूर्ण घटना है वो है जो फारस का शासक था नादिर शाह, उसने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था, काफ़ी लूटपाट की थी दिल्ली पर, और शाहजहाँ का जो तख्ते ताउश है उसको लूट कर ले गया था, कोहिनूर हीरा हीरा भी ले गया था। तो ये महत्वपूर्ण घटना है, ये याद रखेंगे, काफ़ी बार पूछी जाती है कि जिस समय फारस के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया उस वक्त मुग़ल सत्ता पर कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला या मोहम्मद शाह रोशन अख्तर। तो ये हो गया इनके बारे में। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद बादशाह बना बादशाह शाह अहमद शाह। बादशाह अहमद शाह, ये इसके बारे में कोई विशेष बात नहीं है, 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद जो बादशाह बना वो था आलमगीर द्वितीय, यानी कि आलमगीर प्रथम किसे कहते हैं? वो कहते हैं औरंगजेब को। औरंगजेब की उपाधि थी आलमगीर, या फिर जिंदा पीर भी उसको कहते हैं। तो जो आलमगीर द्वितीय है, इसने 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक शासन किया, कुछ ही साल तक का रहा। इसको अजीजुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके समय एक जो महत्वपूर्ण घटना है वो है 1756 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली को लूटा। अहमद शाह अब्दाली जो अफ़गानिस्तान का शासक था, दुरानी एम्पायर, दुरानी राजवंश का, भारत पर आक्रमण किया था। ये नहीं था कि पहली बार आक्रमण किया, इससे पहले भी जो अहमद शाह अब्दाली है वो 3-4 बार भारत पर आक्रमण कर चुका है। तो आलमगीर द्वितीय के समय की घटना महत्वपूर्ण यह है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली को लूटा। आलमगीर जो द्वितीय है, इसके बाद बादशाह बनता है आलम शाह द्वितीय, या जिसको शाह आलम द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। इसका जो शासनकाल है वो 1759 ईस्वी से लेकर 1806 ईस्वी तक रहा। शाह आलम, इसके समय की महत्वपूर्ण घटना ये है जो बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, तो उसके अंदर इसने जो बंगाल का नवाब था उसकी सहायता की थी। और एक तो ये आलम शाह आलम द्वितीय था उसके साथ में, और जो अवध का नवाब है सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, वो उसके साथ था। तो बक्सर के युद्ध में हमने देखा था कि अंग्रेज़ों की विजय हो गई थी, अंग्रेज़ों ने युद्ध जीत लिया था। उसके बाद बंगाल पर पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा अधिकार हो गया था। और उसके बाद में जो ये शाह आलम है और शुजाउद्दौला है अवध का नवाब, इसके साथ अंग्रेज़ों ने संधि की थी 1765 ईस्वी में, जिसको इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। तो जो शाह आलम है इसके साथ भी इलाहाबाद की संधि हुई थी, है ना। तो उसके तहत क्या हुआ था, बस इसको मतलब पेंशन देते थे, और उसके बाद ये अपना इनका कोई स्वतंत्र वो रह नहीं गया था, राजपाट अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गए थे पूरी तरह से। तो ये महत्वपूर्ण घटना थी। तो ये पूछा जाता है काफ़ी बार, जो बक्सर का युद्ध है उसके अंदर कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि। और वो किसके साथ हुई थी? 2 संधियाँ थी, प्रथम और द्वितीय। एक संधि तो हुई थी शाह आलम द्वितीय के साथ, और जो दूसरी संधि है वो किसके साथ हुई थी? जो अवध का नवाब है शुजाउद्दौला, उसके साथ। इसके समय की एक और महत्वपूर्ण घटना है कि 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किसने किया था? ये अफ़गानिस्तान का जो दुरानी बता रहा हूँ साम्राज्य है, उसका शासक था अहमद शाह अब्दाली। इसने 1761 में
पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, मराठों के साथ ये लड़ाई हुई थी। और इनको इनवाइट करने वाला अब्दाली को कौन था? यही था शाह आलम द्वितीय। और इसने अब्दाली का पूरा पूरा साथ दिया था मराठों के विरुद्ध लड़ाई में। तो इसमें मराठा जो नेतृत्व है वो सदाशिव राव भाऊ कर रहा था, वो युद्ध में मारा गया। और उसके बाद जो है अब्दाली है वो दोबारा से शाह आलम द्वितीय को सत्ता पर स्थापित करता है और वहाँ से चला जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और कौन से मुग़ल बादशाह। इसके बाद है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जो है वो 1806 ईस्वी से लेकर 1837 तक राज किया। और ये क्या था, आपने देखा जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसके बाद से जो मुग़ल वंश है इसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। तो अकबर जो द्वितीय है ये क्या था, बस नाम मात्र का ही बादशाह था। और किसके सहारे पर जी रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो बस वही पेंशन वगैरह देते थे, तो उसके सहारे ही ये अपना जीवन व्यतीत करते थे। और इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना ये है कि जो राजा राम मोहन राय है उसको राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। और क्यों दी थी? इनके कोई पेंशन का ही मसला था। ये अपनी, मैंने बताया कि इलाहाबाद की संधि के बाद ये जो मुग़ल बादशाह थे इनको बस पेंशन देते थे। तो पेंशन जो है वो अकबर द्वितीय को काफ़ी कम लग रही थी। तो उसको बढ़वाने के लिए ही इसने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था कि आप जाइए और वहाँ की महारानी से हमारी पेंशन बढ़ाने के बारे में बातचीत करिए। तो इन्होंने क्या किया था? राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। ये महत्वपूर्ण घटना है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी अकबर द्वितीय ने। तो बस उसके बाद ये राजा राम मोहन राय जाते हैं इंग्लैंड और वहीं पर मृत्यु हो जाती है। वहीं पर इनका मकबरा बना हुआ है वहीं पर। उसके बाद जो अंतिम मुग़ल बादशाह है वो है बहादुर शाह जफ़र। इसका शासनकाल जो है वो 1837 ईस्वी से लेकर 1857 तक रहा। तो जब 1857 की क्रांति हुई तो इस वक्त तक काफ़ी बुजुर्ग हो चुका था ये जो है बहादुर शाह जफ़र। तो जो क्रांतिकारी सैनिक थे उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, वहाँ से अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया था। उसके बाद जो 1857 की क्रांति है उसका नेतृत्व करता घोषित कर दिया गया था बहादुर शाह जफ़र को। तो बाद में जब अंग्रेज़ों ने इस 1857 की क्रांति का दमन किया तो बहादुर शाह जफ़र के जो बेटे थे तो उनको तो मार दिया था। और बहादुर शाह जो जफ़र है इसको पकड़कर क्या किया था, मुकदमा चलाया गया और इसको दोषी पाया गया और रंगून म्यांमार में निर्वासित कर दिया गया। और वहीं पर क्या होता है, बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो जाती है और वहीं पर ही बहादुर शाह जफ़र का मकबरा बना हुआ है। तो जैसे ही बहादुर शाह जफ़र की बस मृत्यु हुई, यानी क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद पूरी तरह से मुग़ल सत्ता का अंत हो गया था और भारत में पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कायम हो गया था। तो ये थे औरंगज़ेब के बाद के शासक मुग़ल वंश के। तो का ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने बता दिए आपको अंडरलाइन करके कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उनको आप याद रखेंगे। तो इसके बाद के जो वीडियो आएंगे उनमें हम देखेंगे वीडियोज़ में कि और मुग़ल वंश से संबंधित जो भी स्थापत्य कला हैं, क्या क्या कला के क्षेत्र में योगदान रहा, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई, तो इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। 2 क्लास और होंगी मुग़ल वंश से, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे गुलाम वंश से। हालांकि पहले वो पढ़ना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, उसको आप पढ़ लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। और निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।